हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, एक टाइम था यूरोप एक दुनिया में सुपर पावर था। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी कंट्रीज थे यूरोपियन, हाँ, और बाद में अभी तक भी काफी ज्यादा थे। लेकिन आज वो टाइम आ गया कि भारत तक ने मतलब यूरोप को पीछे छोड़ दिया। क्या हुआ है? भारत, वीडियो का जो टाइटल है वो है कैसे भारत ने छोड़ा यूरोप को पीछे। क्यों यूरोप कभी भी भारत को बीट नहीं कर सकता। मतलब कभी भी वो जिंदगी में चाहे तो भारत को अभी बीट नहीं कर सकता। जिस सिचुएशन में अब भारत चला गया वो वाकई में अब वो कभी भी बीट नहीं कर सकता। क्या रीजन है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, कुछ ही टाइम पहले वो समय था जब दुनिया की टॉप कंपनीज यूरोप से हुआ करती थी। यूरोप को टेक्नोलॉजी का हब माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका, इंडिया और चाइना ने वहां से मार्केट छीन लिया। जहां अमेरिका और भारत जैसे देशों में सिलिकॉन वैली है, चीन तेजी से टेक्नोलॉजी के मामले में प्रोग्रेस कर रहा है, वहीं यूरोप पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और रूस ने जो जंग छेड़ी हुई है उससे ऐसा लगता है कि शायद पूरे यूरोप को ही वो डुबा देगी। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ? आखिर कैसे इतना पिछड़ गया यूरोप? आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शायद आपने यूनिकॉर्न शब्द के बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न उन कंपनीज को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा की है। आज अमेरिका में 625 यूनिकॉर्न्स हैं, चीन में 312 और भारत में 68। लेकिन अगर हम यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ जाएं तो जर्मनी के पास 26 यूनिकॉर्न्स हैं, जो कि बाकी सभी देशों में सबसे कम है। यानी यूरोप की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहले समझते हैं कि अमेरिका ने कैसे अपनी सिलिकॉन वैली को डेवलप किया, क्योंकि इसी में यूरोप के डाउनफॉल के कारण छिपे हुए हैं। अमेरिका ने 40 के दशक से ही कमाल की प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी थी, जिसकी एक बड़ी वजह थी कि सिलिकॉन वैली में तेजी से मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे थे। इसके अलावा इस एरिया के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी मौजूद थी, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पर हमेशा ही हाई स्किल्ड लेबर अवेलेबल था। कोई भी देश यहीं पर सोचना बंद कर देता है, लेकिन अमेरिका इसे एक स्टेप आगे ले गया। अमेरिका की प्राइवेट कंपनीज ने ना सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज से लोगों को हायर करना शुरू किया, बल्कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज की रिसर्च को फंड करने के लिए बड़े बड़े ग्रांट्स को भी मंजूरी दे दी। अचानक से वहां की यूनिवर्सिटीज के पास बहुत सारा पैसा आ गया था, जिससे उन्होंने रिसर्च में इन्वेस्ट किया। इसी रिसर्च के कारण नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज निकली, जिन्होंने फिर मार्केट को डोमिनेट किया। वहीं अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो वहां पर प्राइवेट कंपनीज यूनिवर्सिटीज को उतना ज्यादा फंड नहीं करती हैं, बल्कि जिम्मेदारी ज्यादातर सरकार की रहती है। इससे दो नुकसान रहते हैं। पहला नुकसान ये है कि सरकार के ऊपर हमेशा ही फंडिंग का बोझ रहता है और सरकार कभी भी बहुत सारा पैसा खर्च नहीं कर पाती है। और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट को फंड करती है तो अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें फंड करती है। यानी कि उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा फंड मिलता है जिनसे मार्केट में कुछ नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जा सके। जबकि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज की रिसर्च आज भी बहुत एकेडमिक है, जिसका मार्केट में ज्यादा कोई यूज नहीं है। सिलिकॉन वैली के साथ दूसरा जो फायदा अमेरिका और भारत जैसे देशों को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर एक ही जगह पर सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज भी हैं। जैसे कि अगर कोई विप्रो में जॉब कर रहा है तो अगर वो कभी अपनी जॉब से सेटिस्फाई ना हो तो वही आदमी बेंगलुरु में मौजूद TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी से लेकर मिड लेवल स्टार्टअप में भी उसी तरह की जॉब पा सकता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये है कि इससे हाईली स्किल्ड लेबर एक ही जगह पर रहता है और ओवरऑल वो जगह ग्रो करती रहती है। और दूसरा फायदा ये है कि इससे कंपनीज के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है कि वो लगातार अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करते रहें और उन्हें इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स देते रहें, ताकि वो उसी कंपनी में रहकर कंट्रीब्यूट कर सके। यूरोप में हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए वहाँ के लोग कम चॉइसेस के कारण या तो किसी और कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं या फिर एक ही जॉब में सालों तक बने रहते हैं, जहाँ सेम टास्क लगातार करने के कारण उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इस मामले में इजराइल से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। इजराइल में हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री की कई ब्रांचेस हैं, जिनमें से एक साइबर सिक्योरिटी भी है, जहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन किया जाता है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं और अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहते हैं। एक पीरियड के बाद जब उनका मिलिट्री में सर्व करने का टाइम खत्म हो जाता है तब उन्हें वहाँ की प्राइवेट कंपनीज में भी प्रायोरिटीज मिलती हैं, क्योंकि इन प्राइवेट कंपनीज में भी ज्यादातर लोग मिलिट्री से गुजर कर आए हुए हैं। इसीलिए सभी एक दूसरे को समझते हैं। इन प्राइवेट कंपनीज को लगातार गवर्नमेंट भी इसीलिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती रहती है, जिससे कि यहाँ के एम्प्लॉयज लगातार नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे होते हैं।
इसराइल भी आज टेक और साइबर सिक्योरिटी के मामले में एक बहुत ही भारत अहम में भी देश बन बहुत चुका alternative है और है, यहाँ के technology हैकर्स दुनिया भर में सबसे एफिशिएंट और स्किल्ड माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ फंडिंग और लेबर से ही काम नहीं चल सकता है दोस्तों। एक और चीज है जो सिलिकॉन वैली को बहुत ही यूनिक बना देती है और वो है मोटिवेशन। आप नई टेक्नोलॉजी सिर्फ तभी डेवलप करेंगे जब आपको उनकी जरूरत होगी या मार्केट में उनकी डिमांड होगी। आज इस डिमांड को पैदा करने का काम अमेरिका की मिलिट्री करती है। यूएस मिलिट्री का एनुअल बजट $700 बिलियन से भी ज्यादा है और इनमें से ज्यादातर पैसा वो नए हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल करते तो हैं। वो companies फिर खुली चाहे हैं, वो हाँ। कोई हेलीकॉप्टर हो या फिर रेडार 700 बिलियन बहुत बड़ा सिस्टम। इस बहुत वजह बड़ा। से वहाँ की प्राइवेट कंपनीज लगातार इनोवेट करती रहती है ताकि वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिले। इसके अलावा मिलिट्री खुद भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को खुद भी डेवलप कर रही होती है और इसका बहुत फायदा मिलता है। जीपीएस और इंटरनेट जैसी चीजें पहले ही मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की तरह शुरू हुए थे जिन्होंने फिर दुनिया को बदल के रख दिया, क्योंकि लगातार वहाँ की मिलिट्री एक डिमांड को बनाए रखती है। इसलिए वहाँ पर हमेशा इनोवेशन के लिए मोटिवेशन रहती मिलिट्री है। इतना कुछ वहीं पर करती है, यूरोप के हाँ। देशों के ज्यादातर आर्मीज का बजट न सिर्फ कम है बल्कि जो बजट है भी उसे भी वो लोग सिर्फ सैलरीज या फिर मेंटेनेंस में ही खर्च कर देते हैं। भारत में इस मिलिट्री इंडस्ट्री के फायदों को अब समझने लगा है, इसलिए पिछले कई सालों से हमने अपने देश में टेक्नोलॉजी और हथियार डेवलप करने पर ज्यादा जोर दिया है। इससे ना सिर्फ हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे बल्कि इन Local for मिलिट्री local, प्रोजेक्ट बहुत से से जो Indian नई हाँ, टेक्नोलॉजीज सही बात है। निकलेंगी उन्हें हम फिर दुनिया भर के सिविलियन मार्केट में भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भी इसीलिए अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश बहुत से प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में हमेशा ही लगे रहते हैं। पिछले कुछ वक्त में अग्निपथ स्कीम को भारत में काफी क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इसमें पेंशन की स्कीम को खत्म किया जा रहा था और सिर्फ 25% भर्ती हुए जवानों को ही रिटेन किया जाने वाला था। लेकिन ये भी एक कैलकुलेटेड स्टेप था क्योंकि इससे भारत अपनी मैन पावर और उस पर खर्च होने वाले बजट को कम करके सेम बजट को मिलिट्री टेक्नोलॉजी और बेहतर हथियारों को डेवलप करने में खर्च करने की सोच रहा था। ये हमें भी समझना होगा कि ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी की डिमांड से हाई स्किल्ड लेबर बढ़ता है और हाई स्किल्ड लेबर से फिर प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन आता है। प्राइवेट सेक्टर के बूम करने से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इकोनॉमी बूस्ट होती है और यही इकोनॉमिक बूस्ट फिर बाकी कंपनीज के लिए रास्ता खोलता है। जैसे ही भारत में ज्यादा लोग एक अच्छी सैलरी कमा रहे होंगे वैसे ही जोमेटो, टाटा और बाकी कंपनीज को भी हाई वैल्यू कस्टमर्स मिलेंगे। यही चीज यूरोप धीरे धीरे मिस करने लगा था क्योंकि उनके पास सस्ती गैस थी। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कभी भी एनर्जी की कमी नहीं रही थी, फिर चाहे वो पेट्रोल हो या नेचुरल गैस, हमेशा उनके पास ही सस्ती पावर अवेलेबल थी, जिस वजह से वहां का मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा ही सस्ते में अपने प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया भर के मार्केट में कम्पीट कर पाता था। लेकिन अब जब रूस ने जंग छेड़ दी है तो सिर्फ वहां के आम लोगों की नहीं बल्कि कंपनीज भी सफर कर रही हैं और अगर जंग ऐसी चलती रही तो धीरे धीरे यूरोपियन कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी। स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के मामले में यूरोपियन यूनियन की हालत इतनी खराब है कि दुनिया भर के स्टार्टअप्स को फंड करने वाली सिक्वा कैपिटल के जहां अमेरिका, इंडिया और चीन में ऑफिसेज हैं, वहीं एक भी यूरोपियन देश में उनका कोई भी ऑफिस नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि वहां उतने स्टार्टअप ही नहीं है कि ऑफिस खोला जाए। पर अभी ये धीरे धीरे बदलने लगा है। यूक्रेन की जंग ने काफी सारे यूरोपियन देशों की नींदें खोल दी हैं और अब वो लोग फिर से इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। जर्मनी ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने मिलिट्री बजट को काफी हद तक बढ़ाने वाले हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में भी इस्तेमाल किया जाएगा। खैर यूरोप का भी कोई सिलिकॉन वैली डेवलप कर पाएगा या फिर इस बदलते युग में बस एक मूक दर्शक बनकर रह जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या आप लोग भारत के स्टार्टअप कल्चर पर भी विस्तार से एक वीडियो चाहते हैं? इसी के साथ होगा ये वीडियो खत्म। यार भाई देखा जाए ना तो भारत में अब इतना कुछ हो गया कि यूरोप को उठा के बाहर फेंका। इतने मैं कहता हूँ पूरे यूरोप में यूनिकॉर्न्स नहीं है जितने एक भारत के पास। सारी बातें छोड़ो, स्टार्टअप के मामले में देख लो इंडिया में कितने ज्यादा हाँ। न्यू इन्वेंशन जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में देख लो। इंडिया नई नई मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, मेड इन इंडिया के ऊपर जो काम कर रहा है वो देख लो। यूरोप में ये चीज था ना, उनके पास पैसा था, वो चीज खरीद कर जो है ना आगे मतलब वो अपने यूज कर लेते थे। हाँ। सबसे पहले अमेरिका ने यूरोप को पीछे छोड़ा, हाँ, फिर चाइना ने छोड़ा, बिल्कुल, अब भारत ने भी छोड़ दिया। इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। मतलब एक टाइम आ रहा है जो दुनिया पे राज कंट्रीज करते थे वो आज बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। और ये एक टाइम आने वाला, मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूँ, अकेला भारत यूरोप से 100 गुना आगे होगा। अमेरिका से भी आगे चला जाएगा। देखो मैं एक सच बात बताऊं, इंडियंस के पास दिमाग बहुत कमाल का है। मैं कहता हूं ऐसा दिमाग शायद ही इंडियंस के पास पूरी दुनिया में यार किसी के पास हो इंडिया के अलावा।
लेकिन क्या इंडियन सही जगह पे यूज करना रहता है। इंडियंस का ये बात होती है ना, देखो हमारा इंडिया का देश जो है ना वो अभी डेवलप्ड हो रहा है, हाँ। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो क्या कहते हैं ना, हीरे को तराशना, जिसको कहते हैं ना, इंडिया वो हीरे को तराशना स्टार्ट कर दिया। इंडिया अपने काम पे लग चुका है, और तुम देख लेना आने वाले चंद सालों में, तुम देख लेना इंडिया ऐसे ऐसे आविष्कार करेगा, दुनिया हैरान रह जाएगी। सही बात है, पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। आपका क्या कहना है गाइस इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।